हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें अपने टेक्सटाइल ब्रांच के जो फिनिशिंग टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने जो है यांत्रिक विधियों से की जाने वाली परिचर्या के टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने आपको ये भी बताया था कि होम साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, वहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेक्सटाइल ब्रांच का फिनिशिंग टॉपिक परिचर्या, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसलिए हमने आपको बताया कि टॉपिक टू टॉपिक आप समझते जाइए और उसका नोट्स बनाते जाइए, जो आपको ये शॉर्ट में रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, टेक्सटाइल ब्रांच आपका थोड़ा लेंदी है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको कवर करने में। इसलिए एक सीक्वेंस से इसकी क्लास को जैसे ही कवर कर लिया जाएगा, उसके बाद इसकी मैराथन क्लास आप लोग के लिए प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी को हमने बताया था कि आपकी जो क्लास है ज्योति एकेडमी चैनल पे शाम को 7 बजे आपकी होम साइंस की क्लास चलती है। और फिर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जो है कोई भी क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन है, वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। इसलिए आप सभी जो है वहाँ पे जा कर के अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करके जुड़ सकते हैं और फिर शाम को 7 बजे आप इस क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से हम हर समय, हर रोज़, हर शाम को 7 बजे। इसलिए आप लोग जो है इस चैनल पे कंटिन्यू जुड़ करके अपनी तैयारी को बना सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका जो परिचर्या हम पढ़ रहे थे, यांत्रिक परिचर्या को पढ़ा। आज की क्लास में हम बात करेंगे रासायनिक परिचर्या, यानी कि जो रसायनों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, परिचर्या को करते हैं। इसलिए इसमें जितने भी दिया गया है, जितना भी पॉइंट दिया गया है, वो सब क्या होगा, रसायन से ही बना होगा, क्योंकि इसमें जो परिचर्या की गई है वो किससे संबंधित है, रसायनों से संबंधित है। इसीलिए इसमें जितने भी परिचर्याएं की गई हैं वो सभी रसायनों के माध्यम से ही की गई हैं। तो एक एक को आज सीक्वेंस से समझते जाइएगा और उसको नोट करते जाइएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हर बार जो है हर स्टेट में पूछा गया है, चाहे वो आरपीएससी का हो, बिहार का हो, या फिर वो झारखंड का हो, आपके यूपी का हो, DSSB का हो, हर जगह पे ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। देखिएगा, अगर आप लोग अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिएगा, सबसे पहला है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग जो परिचर्या है, ये क्या है, एक रासायनिक परिचर्या है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, 1853 में मर्सर के द्वारा। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मर्सर, है नहीं था, यानी कि जो मर्सर थे इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1853 में। और मर्सराइजिंग प्रक्रिया क्यों की जा रही थी, देखिएगा, वस्त्रों में चमक उत्पन्न करने के लिए, वस्त्रों में मजबूती ले आने के लिए, अवशोषकता के लिए, ये सब विशेषताओं के लिए मर्सराइजिंग परिचर्या का जो है प्रक्रिया किया गया था। और किस प्रकार के रेशे से बने वस्त्रों के लिए ये उपयुक्त माना गया था, वो है सेल्यूलोजिक रेशे, यानी कि वनस्पतियों से जो प्राप्त होने वाले रेशे थे, उनसे बने हुए जो वस्त्र थे, उनकी जो है चमक बढ़ाने के लिए, मजबूती बढ़ाने के लिए, अवशोषकता को बढ़ाने के लिए मर्सराइजिंग नामक परिचर्या उस पर की जाती है। इसकी जो खोज की गई, शुरुआत की गई, वो 1853 में मर्सर नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। यहाँ से जो भी आपका टॉपिक पूछा जाएगा, इसी से संबंधित पूछा जाएगा कि कैसे रेशे पर बने हुए वस्त्रों पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया, यही पूछा जाता है मर्सराइजिंग में। तो इसलिए आप इसको ध्यान से लिख लीजिए। इसके बाद है ये जो मर्सराइजिंग प्रक्रिया है वो किस प्रकार के केमिकल्स के द्वारा किया जा रहा है, तो कास्टिक सोडा के द्वारा किया जाता है। अगला है सिलवट प्रतिरोधकता। सिलवट प्रतिरोधकता का मतलब है कि वस्त्रों को सिलवट प्रतिरोधी बना देना, जिससे कि वस्त्र जो है सिकुड़न उस पर ना हो, कोई भी सिलवट उस वस्त्र पे ना पड़े। इसके लिए सिलवट प्रतिरोधकता नामक जो है परिचर्या वस्त्रों पर की जाती है। इसका बाद है वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ नाम से समझ में आ रहा है कि जो आप लोग अपने नॉर्मल भी यूज कर रहे हैं, हर रोज़ ये वर्ड यूज कर रहे होंगे कि ये चीज़ जो है वो वाटर प्रूफ है, यानी कि जल पड़ने पे वो घुलेगा नहीं। या फिर जो है जैसे कोई भी आप कॉस्मेटिक सामान लेते हैं उसमें भी वाटर प्रूफ देखते हैं, कोई वस्त्र देख रहे हैं वो भी वाटर प्रूफ है, बैग वगैरह, पर्स वगैरह यूज करें वो भी वाटर प्रूफ है, वॉच ले रहे हैं वो भी वाटर प्रूफ है। तो इस प्रकार से हर रोज़ आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वस्त्रों पर जो है
देखिएगा जल भेद्य वस्त्र, आप लोग देखते होंगे बैग वगैरह जो है उसमें जो एक है पतली सी प्लास्टिक की लेयर लगी होती है। कुछ बैग जो है वाटर प्रूफ बनाए जाते हैं, उन बैगों पर जो है वाटर प्रूफ यानी कि जल भेद्य नामक जो परिसज्जाएं की गई होती है, जिससे वस्त्रों पर पानी अंदर ना जाए। अब आप लोग से बैग वगैरह क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सभी जो प्रोसेस इस पे किए जा रहे हैं वो टेक्सटाइल से ही संबंधित है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा इससे कपड़े की सतह जो है वो रेसिन, तारकोल, एल्यूमिनियम, साबुन का घोल, मोम आदि का लेप लगा करके पानी को रोका जाता है, जिससे कि पानी जो बैग के अंदर, कपड़ों के अंदर ना जा पाए। तो ये रहे केमिकल्स जिनका प्रयोग करके वो प्रयोग किया जाता है, रेसिन, तारकोल, एल्यूमिनियम, साबुन का घोल, मोम आदि। ठीक है, इसके बाद वाटर रिपेलेंट जल अपकरण वस्त्र, इसका मतलब है जिस प्रकार से वाटर प्रूफ में बिल्कुल भी पानी वस्त्रों के अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन वाटर रिपेलेंट में क्या होता है कि वस्त्रों की जो बुनाई की जा रही है ना वो एकदम सघन कर दी जाती है, यानी कि घनी कर दी जाती है, जिससे कि बुनाई के द्वारा ही जो है वस्त्रों पर पानी जाने से रोका जा सके। जहाँ पे वाटर प्रूफ में कुछ लेप लगा करके वस्त्रों में पानी जाने से रोका जा रहा है, यहाँ पे बुनाई को इस सघन करके पानी को रोका जा रहा है। आपने हथेली को इस प्रकार से अगर करते हैं, इसमें फिंगर को बीच बीच में गैप किए हुए हैं, तो यहाँ से पानी आप डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसको एकदम सटा करके अंगुलियों को एकदम से अगर करते हैं, इसको पास में ले आकर करते हैं, तो इसमें पानी जो है इकट्ठा आप रख सकते हैं। इस प्रकार से जो है अगर फिंगर आपके सघन हो जाते हैं तो कुछ पानी कुछ टाइम के लिए आपके हाथों में बच जाता है, पूरा पानी नीचे नहीं गिरता है, लेकिन वहीं पे अगर थोड़ा सा गैप रहता है तो पूरा पानी नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है वाटर रिपेलेंट में यही प्रोसेस किया गया कि वस्त्रों की बुनाई जो है वो सघन कर दी जाती है, वही इसमें वाटर रिपेलेंट में परिसज्जा में बताया गया है। अगला है मोथ प्रूफिंग। मोथ का मतलब होता है कि जो कीट वगैरह लग रहे हैं, मोथ प्रूफिंग का मतलब है कि कीट आदि से सुरक्षा। जिस प्रकार से आपने देखा कि सेलुलोजी जो वस्त्र होते हैं वो सेलुलोज जगत से जब बनाए जा रहे हैं तो उसमें कीट फफूंदे ज़्यादा लगते हैं, तो कीट से सुरक्षा जो है वस्त्र को देने के लिए इस पर जो है परिसज्जा की जाती है। जैसे कीटों से सुरक्षा है तो उन्हीं वस्त्रों पर फ्लोराइड, सिल्कोफ्लोराइड जैसे विषैले पदार्थ का प्रयोग करके वस्त्रों पर जो है कीटों से सुरक्षा प्राप्त की जाती है, और ये ज़्यादातर प्रोटीन युक्त रेशे पर किया जाता है। ये बताया गया मोथ प्रूफिंग का मतलब है कीट सुरक्षा है तो ये परिसज्जा की जाती है। इसके बाद है मिल्ड्यू प्रूफिंग का मतलब होता है कि फफूंदी सुरक्षा हेतु जो वस्त्र फफूंदी लग जाती है। आप सेलुलोजिक वस्त्रों को देखते हैं कि आप धो करके कुछ समय अगर रख देते हैं और वस्त्र सूखा ना हो तो 1-2 दिन तक आप बारिश के ही मौसम में देख लीजिए कि अगर वस्त्र ठीक से सूखे नहीं होते हैं तो उस पर जो है ब्लैक रंग की, वाइट रंग की फफूंदी जैसी लगने लगती है। अगर वो नम अवस्था में होगी तो उसे बचाने के लिए, उसे सुरक्षा फफूंदों से देने के लिए उसमें जो है टर्पेंटाइन और फॉर्मेल्डिहाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्रों पर, सेलुलोजिक वस्त्रों पर क्या न लग पाए, फफूंदी से सुरक्षा प्राप्त किया जैसे फफूंदी ना लग पाए। ठीक है, ये हो गया आपका जो फफूंदी सुरक्षा है तो परिसज्जा। ये आपका पॉइंट आपने देख लिया है। आगे देखिएगा, इसी में 7वां पॉइंट है फायर प्रूफ। फायर प्रूफ का मतलब है कि जो वस्त्र ऐसे तैयार किए जा रहे हों जो आग से सुरक्षा प्रदान कर सके। जिस प्रकार से आपने देखा एस्बेस्टस नामक जो है रेसे जो प्राप्त हो रहे थे आपको चट्टानों से, खनिज से जो प्राप्त हो रहे थे, उनका प्रयोग आप कब कर रहे थे कि जहाँ पे अग्नि से संबंधित कार्य हो, अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र तैयार करने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा था। जो व्यक्ति जो है अंतरिक्ष यात्री थे उनके लिए जो वस्त्र तैयार किया जा रहा था। इस प्रकार से इसी प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए वस्त्रों पर एक परिसज्जा की जाती है जिसे फायर प्रूफ कहा जाता है। इसमें देखिएगा बोरेक्स और फिर बोरिक एसिड का प्रयोग करके अग्निरोधक वस्त्र तैयार किया जाता है। बोरेक्स और बोरिक एसिड, इसमें जो केमिकल्स भी बताए जा रहे हैं वो भी आप ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा एक एक पॉइंट को। इसके बाद एक कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग जो परिसज्जा है इसे आप इसके पहले भी पढ़ चुके टॉपिक में। जो आपने प्रोटीन युक्त रेशा देखा था, ऊन देखा था, उसमें भी कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया की जा रही थी। इसमें देखिएगा यह उन्हीं वस्त्रों पर की जाती है सल्फ्यूरिक एसिड को डालकर, यानी कि H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रयोग किया जाता था। कब किया जाता था? चिपचिपे पदार्थों को हटाने के लिए। आपने देखा था ना
कि जो हमें रेशा प्राप्त हो रहा था उन्हीं वस्त्रों को बनाने के लिए, जो भेड़ बकरियों जीवों से प्राप्त हो रहा था, उनके बालों से प्राप्त हो रहा था, तो वहाँ पे कुछ चिपचिपा पदार्थ भी देखने को मिलता था। जिस टॉपिक में हमने आपको बताया कि जो इससे चिपचिपे पदार्थ निकलते थे उससे जो है कॉस्मेटिक सामानों यानी कि जो मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह होती है उन सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो इसमें से मटेरियल बचते थे उसको निकाल करके वो सारी चीज़ें बनाई जा रही थी। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करके चिपचिपे पदार्थों को हटा दिया जाता है। ठीक है, अगला है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब है विरंजक। किसी भी वस्त्र पर अगर दाग धब्बे पड़ रहे हैं तो उनको बचाने के लिए, उसे सुरक्षा देने के लिए वस्त्रों पर ब्लीचिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसे हिंदी में विरंजक के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देखते होंगे कि जैसे ही ब्लीचिंग प्रक्रिया की जाती है ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्रों पर की जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जब रंगीन वस्त्रों पे पड़ता है तो उसके भी रंग को ये काट देता है। इसलिए ये जो ब्लीचिंग की परिचर्या की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ जो है सफ़ेद वस्त्रों पर की जाती है। ये देख लिया आपने। तो यहाँ पे फायर प्रूफिंग, कार्बोनाइजिंग, ब्लीचिंग, ये सब जो परिचर्या है आपने पढ़ लिया है। अब ब्लीचिंग में जो है किस प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है देखिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका प्रयोग किया जाता है कब? ब्लीचिंग जब वस्त्रों पर की जाती है, सफ़ेद कपड़ों पर ज़्यादातर ये परिचर्या की जाती है। तो ये हो गया आपके रासायनिक परिचर्या में जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपसे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि परिचर्या से ही संबंधित, वस्त्रों की सजावट से ही संबंधित जो वस्त्र होते हैं उनको आकर्षण प्रदान करने के लिए वस्त्रों पर लेस नामक जो परिचर्या की जाती है। आप देखते होंगे कि वस्त्रों को आकर्षण बनाने के लिए वस्त्रों पे चौड़े चौड़े लेस लगाए जाते हैं, पतले भी लगाए जाते हैं और कई डिज़ाइनिंग में लगाए जाते हैं। तो आपको लेस भी आपको पढ़ना है तो वो टॉपिक आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही छोटा टॉपिक है इसलिए आपको इसी के साथ में इस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। देखिएगा ये टॉपिक लेस और जाली यानी कि लेस और नेट। आप नेट के बने हुए वस्त्र देख रहे होंगे, साड़ियाँ देख रहे होंगे, ज़्यादा जो फैंसी वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं उन सभी के लिए नेट और जाली का, ये नेट और लेस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें देखिए कितने प्रकार के बनते हैं, लेस कितने प्रकार का होता है, वो कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है वो चीज़ें आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले फ्लॉन्सिंग लेस। फ्लॉन्सिंग लेस का क्या मतलब होता है कि ऐसा लेस जिसका प्रयोग जो एक ही सिरे पर डिज़ाइन होती है, एक सिरे पे डिज़ाइन है। यानी कि देखिएगा जैसे एक ये लाइन है, ठीक, अब इसमें एक किनारा सीधा है और एक ही तरफ डिज़ाइन इसमें की गई है। तो एक ही सिरे पे जब डिज़ाइन की गई होगी तो ये कब किया जाएगा? फ्लॉन्सिंग लेस में किया जाता है, जिसका प्रयोग साड़ी के किनारे, दुपट्टे आदि में इन सब का प्रयोग किया जाता है। ये देख लिया आपने। अब दूसरा देखिएगा आप यहाँ पे जो है एजिंग लेस। एजिंग लेस का क्या मतलब होता है? एक किनारा सीधा और दूसरा किनारा नमूना युक्त होता है। आप कुछ लेस ऐसे देखते होंगे वस्त्रों पर कि एक किनारा तो सीधा है उसका, आपने पहले में देखा फ्लॉन्सिंग लेस में कि एक किनारा सीधा, दूसरे पे कुछ जो है डिज़ाइन कुछ बनी हुई होती थी। तो इस प्रकार से आपने इसे फ्लॉन्सिंग लेस कहा। लेकिन एजिंग लेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देखते हैं कि एक किनारा सीधा होगा और दूसरे किनारे पे नमूना युक्त होगा। आप कुछ लेस देखते होंगे ना कि इस प्रकार से देखिए इसमें लटकन युक्त होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ भी इसी प्रकार से डिज़ाइनिंग बन जाती है। तो लटकन युक्त अगर होगा वो एक किनारे पे लंबी लंबी जो बनती हैं डिज़ाइनिंग लटकने युक्त होती है। एक किनारा सीधा होता है और दूसरे पे ऐसे लटकन जैसे बनाए जाते हैं। जैसे भी आप लोग प्रेजेंट टाइम में फैंसिंग में देखिएगा तो एक किनारा सीधा है लेस में इतना चौड़ा और उसी पे कुछ मोतियाँ वगैरह ऐसे इसी प्रकार से लटका दी जाती हैं इसी में। तो ये जो लेस होगा एक अलग अलग जो इसमें मोतियाँ वगैरह लटकी हुई हैं, तो इस प्रकार से बने हुए जो लेस हैं उसे एजिंग लेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है गैलून लेस। गैलून लेस का क्या मतलब होता है कि इसके दोनों किनारों पर डिज़ाइन होती है, दोनों किनारों पर इसमें डिज़ाइन की जाती है। जैसे देखिएगा एक ये मान लीजिए ये लेस हो गया और इसी लेस में ऊपर की तरफ भी डिज़ाइनिंग बनी हुई है और फिर इस साइड में भी डिज़ाइनिंग बनी हुई है। तो दोनों ही तरफ जब लेस में डिज़ाइन बनी हुई होगी उसे गैलून लेस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है इंसर्शन लेस। इंसर्शन लेस का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी वस्त्र ऐसा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा वस्त्र हो उसमें
लेस का प्रयोग बीचों बीच किया गया हो। जैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम में ट्राउजर वगैरह का जो ट्रेंड है इसमें देखते होंगे कि कुछ में मोहड़ी पे यानी कि पैर के पास मोहड़ी पे आप देखते होंगे ऊपर भी कपड़ा है नीचे भी कपड़ा है, लेकिन बीच में एक पट्टी नुमा डिजाइनिंग देने के लिए बीच में लेस का प्रयोग किया गया होगा। देखिएगा जैसे इसके ऊपर वस्त्र है पूरा, देखिएगा मान लीजिए इसके ऊपर पूरा वस्त्र है, लेकिन यहाँ बीच में कुछ लेस का प्रयोग किया गया है जिसमें आप डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी देखते हैं, और इसके बाद नीचे फिर से कपड़ा रहता है। ठीक, तो ये बीच में जो नेट का प्रयोग किया गया है, लेस का प्रयोग किया गया है, ये जो नेट है इसमें जो डिजाइनिंग बनी हुई लेस युक्त कुछ भी डिज़ाइन बनी हुई है, आप लोग ट्राउज़र में ये चीज़ें अक्सर देखते होंगे। तो इसमें ये प्रकार से अगर लेस कोई लगाया गया है, बीच में ऊपर भी कपड़ा है नीचे बीच में अगर लेस कोई लगाया गया है, उसे इंसर्शन लेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, ऑल ओवर लेस। ऑल ओवर लेस का क्या मतलब होता है कि संपूर्ण वस्त्र पर लगने वाला लेस। इसका मतलब है कि पूरा वस्त्र जो है वो लेस से ही बना हुआ है। आप लोग नेट वाली साड़ियाँ कुछ देखते होंगे जिसमें जो है उसका प्रयोग कभी आप अगर नॉर्मल अगर बड़ी दुकानों पे आप जाते हैं जहाँ पे आपको थान के कपड़े मिलते हैं, वहाँ आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे आप 5 मीटर की साड़ियाँ होती हैं तो मीटर में वहाँ से आप वो नेट कोई ख़रीद लेते हैं, पूरी साड़ी कोई ख़रीद ले रहे हैं 5 मीटर की, फिर उस पर आप लेस लगा करके उसकी साड़ियाँ बना रहे हैं, या फिर वहाँ थान के कपड़े से कटा करके दुपट्टा बना ले रहे हैं। पूरा दुपट्टा जो ही है नेट का ही बना हुआ, देखने में जैसे लग रहा है कि वो लेस का बना हुआ है, पूरा दुपट्टा ही। तो इसका मतलब है कि ऐसा लेस जिससे पूरा वस्त्र ही तैयार किया गया हो उसे जो है ऑल ओवर लेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है ब्रेडलिंग लेस का क्या मतलब है कि गूंथना। इसका क्या मतलब होता है, आप लोग देखते होंगे क्रोशिये का प्रयोग करके, कुरुस वगैरह का प्रयोग करके आप लोग जो है दस्ताने वगैरह बनाते हैं, तोरण पत्ती बनाते हैं। तो इसमें जब इसी प्रकार से आप इनका प्रयोग करके बनाते हैं, उसमें देखिएगा जैसे इस प्रकार से कोई भी डिज़ाइन है, यहाँ जो है बीच में जो है छिद्र युक्त चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से बीच में से डिज़ाइनें बनी हुई हैं वहाँ पे आपको बीच से छिद्र युक्त दिखाई देता है। तो ऐसा कोई भी लेस जिसमें बीच में छिद्र युक्त नमूना तैयार किया गया होता है उसे ब्रेडलिंग यानी कि गूंथने वाला जो है लेस कहा जाता है। और ये एक निश्चित अंतराल पर होता है। कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे ये जब एक ही डिज़ाइन बार बार उसका प्रयोग किया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, आप एक निश्चित अंतराल पर बढ़ रहे हैं, तो बीच एक निश्चित अंतराल पर छिद्र दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के बने हुए जो लेस होंगे उसे गूंथना वाला जो लेस होगा उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मिडेलियन लेस यानी कि बूटे वाला लेस। आप लोग कुछ देखते होंगे, आप लोग फैशन में देखते होंगे कुर्ती वगैरह बनती है, सूट वगैरह बनता है, साड़ियाँ बनती हैं। इसके कुछ समय पहले ऐसा ट्रेंड आया था कि बड़े बड़े जो है बूटे लगे हुए होते थे गले पे, जो है जो आप कुर्तियाँ वगैरह लेते हैं सिलते हैं उसमें गले पे अलग से डिज़ाइनिंग बनाने के लिए दे दिया गया होता है। उसे आप जो है किसी भी कपड़ा थान का ले लेते हैं मार्केट से, वो गले की जो डिज़ाइन है बूटे आपको मिल रहे हैं मार्केट से, उसको अलग से लेकर के आप गले पर वही डिज़ाइन लगा करके बना दीजिए, आस्तीन पे लगा के बना दीजिए, या फिर सूट वगैरह में कुर्ती वगैरह में नीचे लगा के बना दीजिए। साड़ी वगैरह अगर आप थान से कटवा करके बनवाना चाहते हैं तो वहाँ से उस पर आप एक निश्चित अंतराल पे बूटे आपको डिज़ाइन कढ़ाई की गई हुई मिलती है, आपको बस सिल करके एक जगह उसको आपको अटैच करना होता है अलग से। कोई भी कपड़ा है, सूट कुर्ती साड़ी दुपट्टा कुछ भी है, उस पर आप बनाने के लिए जिस प्रकार से आप अलग से लेस लेके कपड़े में किनारों पे लगाते हैं, उसी प्रकार से डिज़ाइन बना हुआ बूटे नुमा जो है अलग से डिज़ाइन मिलती है आपको। किसी भी आकार में किसी भी नमूने युक्त डिज़ाइन में आपको प्राप्त हो जाता है, उसे आप अलग से वस्त्रों पे लेकर के अलग से सिलाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें भी लेस के अंतर्गत ही रखा जाता है, उसे बूटे युक्त लेस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा छोटे छोटे बूटे के रूप में वस्त्र पर अलग से जो है इसे जोड़ दिया जाता है, तो इसे जो है
मिडेलियन लेस या बूटे लेस के नाम से जाना जाता है। तो आज के क्लास में हमने ये जो टॉपिक को कवर किया उसमें से रासायनिक परिसज्जा और फिर लेस और जाली, आप उसे लेस और जाली दोनों के ही अंतर्गत रखते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। और आपकी जो क्लास है ये शाम को 7 बजे कंटिन्यू चलती है। तो मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।